क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक चल रहा है जी मिसलेनियस। इंडिविजुअल टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। एडू ड्रॉज अ बिल। अच्छा एंट्री मांगी इसकी बुक में जी पढ़ रहे हैं सेकंड लाइन। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ एडू। हमें एक ही जर्नल बनाना है। Edu draws a bill on gate for 4,000 rupees which was duly accepted by gate. तो BR नाम की एसेट आ गई है और क्रेडिट द गिवर। आगे लिखा है जी गेट डज नॉट मीट। अगेन मीट का मतलब पे करना ही लिखा हुआ है मैंने ग्रीन कलर से। मीट का मतलब पे करना। तो डज नॉट मीट द बिल में पेमेंट नहीं करी है ड्यू डेट पर। क्या एंट्री पास होंगी एडू की बुक्स में इन केसेस के अंदर। तो पहले वाली एंट्री तो कॉमन एंट्री हो गई, ये केस से इंडिपेंडेंट है, ये सभी केस के लिए कॉमन है। अब केस 1 पर आ रहा है, लिखा हुआ इफ एडू रिटेन्स द बिल टिल ड्यू डेट। बताइए जी मैच्योरिटी पर अगर एडू ने बिल अपने पास रखा हुआ, किसी को दिया नहीं, और ऐसे केस में डिसऑनर हो जाता है, बिल्कुल सही है। बीआर जो लेने की एंट्री है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। गेट डेबिट टू बीआर 4,000 4,000। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है जी इफ एडू डिस्काउंट्स द सेम विद हिज बैंकर पेइंग 100 रुपीज फॉर डिस्काउंट। अगर एडू ने डिस्काउंटिंग करवा ली थी बैंक में, तो बैंक चार्जेस बैंक अकाउंट देते हैं। पहले तो हम डिस्काउंटिंग कराने की एंट्री करते हैं, फिर ड्यू डेट की एंट्री करते हैं। जब बैंक से डिस्काउंट कराते हैं सर तो हमारे अकाउंट में पैसा आता, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, इसीलिए बैंक डेबिट हो रहा। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हमारा एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट कटेगा इतना। टू बीआर नाम के एसेट का। ध्यान रहे जब भी क्वेश्चन केसेस में हो सारे केस इंडिपेंडेंट होते हैं। पहला केस रिटेन, जो सेकंड केस पढ़े तो फर्स्ट केस को भूल जाएं। सर बीआर तो है 4,000 रुपए का। डिस्काउंटिंग कैलकुलेट करके हमें खुद ही दे रखा है कि बैंक ने 100 रुपए का डिस्काउंट काट लिया, तो हमें पैसे कितने मिले 3,900 पेमेंट मिली सर उस केस में 3,900। अब डिसोनर हो जाता है। डिसोनर केस में सर क्या रूल है, जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। हमने बीआर लिया था गेट से, बीआर दिया था बैंक को। अमाउंट बताएं कितना लेके 3,000, बिल्कुल सही 4,000। सर बैंक तो हमसे पूरी पेमेंट लेगा और हम भी गेट से पूरी पेमेंट लेंगे। 100 रुपए के चार्जेस जो लगे वो हमारा नुकसान हो गया, हमने पैसे उठाए भी तो करा 3 महीने के लिए जितने भी टाइम लगे। ध्यान रहे डिस्काउंटिंग चार्जेस रिवर्स नहीं होते इन केस ऑफ डिसऑनर। केस 3 बताया जाएगी जी। If Edu endorsed the same to his creditor Mr. Jain in full settlement of his debt of 4080, ये endorse कर देता है और फिर डिसोनर हो जाता है। 2 एंट्री होंगी इस केस में। 2 मिनट का समय देता हूँ, मैं कॉपी पे चेक करता हूँ। एंडोर्समेंट की एंट्री, डेबिट द रिसीवर मिस्टर जैन डेबिट, कितना का अमाउंट था 4080 टू बीआर क्रेडिट व्हाट गोज आउट 4,000 रुपए का बीआर दे रहे हैं सर। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें मिल रहा है 80 रुपीज। इसमें डिस्काउंट नहीं लिखा, डिस्काउंट डेबिट में लिख दिया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं पता लगा पा रहे कि हमें हम एडू के अकाउंटेंट है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्काउंट मिल रहा है या हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम
हम बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में, हम पेमेंट कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में, हमेशा पैसे देने वाले को डिस्काउंट मिलता है, पैसे लेने वाले को डिस्काउंट कभी नहीं मिलता, पैसा लेने वाला डिस्काउंट देता है। उसके बाद बिल डिसऑनर हो जाता है सर, तो जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। ओरिजिनली हमें इसको 4080 रुपए देने थे, ओरिजिनली हमें गेट से 4000 रुपए लेने थे, ये जो डिस्काउंट हमें मिला था ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट रिसीव्ड ही लिखना है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड ये वाला अकाउंट ही हमें क्लोज करना है, इसलिए इसी को रिवर्स करना है। हमें नया अकाउंट ओपन नहीं करना आपको, हम सिर्फ लैंग्वेज में लिखने ही रहे हैं सर, ये लेजर ओपन हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखा तो पहले ये वाला लेजर क्रिएट होगा, उसके बाद ये ओपन होगा, उसके अकाउंट में 80 रुपीज आएंगे। अब मुझे ये वाला अकाउंट क्लोज करना है तो मुझे यही वाला अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, तभी ये वाला अकाउंट क्लोज होगा। एक एक अल्फाबेट से फर्क आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में पहले सेल्स की एंट्री करनी है, थर्ड क्वेश्चन नहीं बहन जी कंप्लीट कर लिया सर मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। ये जिसका आंसर गलत था देखो कहाँ मिस्टेक है, कहाँ कमी है। एक बार हमें लगता है कि हमने क्लास अच्छे से अटेंड करी है, रिवाइज भी घर पे अच्छे से करा है, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ स्टडी में कमी है और ज्यादा डीपली स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। स्टडी करी ही नहीं है फिर गलत है तो प्रैक्टिस ही करनी है बस। एंट्री चेक करने का पर्पस सिर्फ मेरा ये था कि अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और फिर भी अगर आपका आंसर गलत तो आपको और डीपली पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं जी। मैं क्वेश्चन लास्ट है इस चैप्टर का, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एडयू एंड गेट। बनाइए जी 2 जर्नल। क्वेश्चन लेंदे के लिए एक पेज प्रॉपर तरीके से लेगा, सिंगल जर्नल। डाउट आया था बीच में स्टूडेंट का सर 2 बिल हो 3 बिल हो तो क्या होगा, तो एक क्वेश्चन करवाया था मैंने 2 बीआर वाला, ये क्वेश्चन है 3 बीआर वाला। आप सबका जब स्कूल में टेस्ट वगैरह होता, पेपर होता, तभी से मैं क्वेश्चन पेपर स्टडी करता हूँ, देखता हूँ। जिसने पेपर दिखाया मैं उसको बोला होगा सब, मैं सारे स्टडी करता हूँ क्वेश्चन पेपर जितने भी स्कूलों में आते हैं। कोई भी क्वेश्चन मुझे लगे थोड़ा सा अलग है, कुछ डिफरेंट है, वो अगले तुरंत मेरे नोट्स में टाइप हो जाता है अगले एडिशन के लिए। इसलिए आपको सारी वैरायटी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तक की मिल जाएगी नोट्स के अंदर, जितने स्कूल में आए हुए हैं पेपर। रीड करते हैं जी। एडयू ड्रॉज ऑन गेट 3 बिल ऑफ एक्सचेंज 30,000, 24,000, 18,000 रिस्पेक्टिवली फॉर गुड्स सोल्ड ऑन हिम ऑन 1st Feb 19। तो 1st Feb 19 को बिल ऑफ एक्सचेंज बना है। गुड्स बेचे थे पहले, कब बेचे, क्या हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम सीधा बिल ऑफ एक्सचेंज से एंट्री पास कर रहे हैं। बीआर डेबिट, अगेन एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, बिल्स रिसीवेबल। BR3 डेबिट टू गेट। 30,000 का BR1 है, 24,000 का BR2 है और 18,000 का BR3। डेट है सर 1st Feb 19। 1st Feb 19। इसके लिए BR है तो इसके लिए BP है। एडयू डेबिट टू BP1, BP2 एंड BP3। 30,000, 24,000 और 18,000, कितना हुआ टोटल? 72,000। इसका मतलब गुड्स बेचे थे सर 72,000 के और बदले में 3 BR लिए। तो 3 BR की जरूरत क्या थी, 1 BR बना लेता, क्या फर्क पड़ गया इससे। तीनों की डेट अलग ले ली। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को 1 लाख रुपए देने और वो कह रहे कितना टाइम बाद दोगे, तो मैं सब उसको कहता हूँ कि यार मैं हर महीने 20,000 रुपये दे सकता हूँ, तो वो मुझसे 5 BR बनवा लेगा, एक महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, इस तरीके से पार्ट पेमेंट अलग अलग टाइम पर लेनी हो। इस केस में बनवाए जाते हैं 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा BR।
लिखा हुआ these bills were for a month, a मतलब 1 हो गया, a month, 2 months and 3 months। तो पहले वाला बिल ऑफ एक्सचेंज 1 महीने का है, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज 2 महीने का है और तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का है। तो इस तरीके से पार्ट पेमेंट में इसकी 3 पेमेंट में पेमेंट पूरी हो जाएगी। The first bill was endorsed to his creditor Mr. Jain। इसकी एंट्री कौन करेगा? एड्यू सर, जिसके पास बीआर है जो एंडोर्स कर रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। अगेन बीपी वाला बीपी इशू करने के बाद हो जाता है ड्यू डेट का। मिस्टर जैन डेबिट टू BR1 30,000। बीपी वाले के यहाँ एंडोर्समेंट की, डिस्काउंटिंग की, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की कोई भी एंट्री नहीं होती बीपी इशू करके, उसकी तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी वाले के लिए क्या एंट्री करनी, तो लायबिलिटी पे करनी है उसको ड्यू डेट पर। एसेट वाले के पास ऑप्शन है। The second bill was discounted with his bank on 4th February 19 at the rate 12% discount। बोर्ड पे कौन करेगा जी सेकंड एंट्री डिस्काउंटिंग वाली? आ जाइए। 4 फरवरी को डिस्काउंटिंग कराई गई है, डेट भी लिखी है, एंट्री भी लिखी है, कैलकुलेशन भी दिखा है। फरवरी 19 को डिस्काउंटिंग की जा रही है सेकंड बीआर पे। तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हमारे लिए एक्सपेंस हो गया सर, डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम का एक्सपेंस डेबिट होता है, इसलिए डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हो रहा है। डिस्काउंटिंग का जो रेट है वो 12% का रेट है और जो सेकंड बिल का जो टाइम है वो 2 महीने का टाइम। सेकंड बिल 2 महीने का है इसलिए 2 महीने का टाइम आया है और 24,000 रुपीज का BR है। ₹480 डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए सर हमारे 24,000 के बिल में। BR2 asset decrease credit, credit part goes out। तो 24,000 में से अगर 480 रुपीज कम हो जाएंगे तो 23,520 इतना रुपया बचेगा। BR asset decrease credit, 24,000 रुपए क्रेडिट हो गए सर, एसेट कम हो गए। डिस्काउंटिंग चार्जेस नाम का एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट और BR2 नाम की एसेट कम हो गई। डिस्काउंटिंग चार्जेस की भी कोई एंट्री नहीं करेगा ये बीपी वाला। बीपी वाले का कोई रोल नहीं है सर डिस्काउंटिंग से, BR वाला जो मर्जी करे उसको सिर्फ ड्यू डेट पर ही लाना है। तो फर्स्ट बिल इसने एंडोर्स किया है, सेकंड बिल इसने डिस्काउंटिंग करी है। देखते हैं थर्ड बिल क्या करा। लिखा हुआ है थर्ड बिल वाज सेंट टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 30th अप्रैल। कौन करेगा जी, फोटो बताइए। एंट्री करनी है जी इस बोर्ड पर, जो बिल भेजा है बैंक में कलेक्शन करने के लिए। कोई नहीं करेगा, ये तो आंसर है। आ जाइए। ध्यान से आना, डेट डालेंगे सर। ये हमने बिल भेजा है 30th अप्रैल 30th अप्रैल को भेजा है, 30 अप्रैल। जब BR भिजवाते हैं हम बैंक में कलेक्शन के लिए, डिस्काउंटिंग नहीं करवा रहे हैं। बैंक में 2 तरीकों से जाया जा सकता है। BR लेकर के किस तरह में अभी पैसे चाहिए, उसके एंट्री तो ये वाली। दूसरा कि हम बैंक में रखवा रहे हैं, ड्यू डेट पर आप इससे पैसे लेकर के हमारे अकाउंट में पैसा डाल दें, इस सर्विस ले रहे हैं, तो उस केस में ये वाली। दोनों सिचुएशन अलग हैं। ठीक है।
तो BR3 नाम की एसेट कम हो गई और बैंक बिल सेंड फॉर कलेक्शन इस नाम से एक नया अकाउंट ओपन हो गया है जी। ठीक, बढ़े जी आगे। ये एंट्री आपने बस नोट ना करिए तो नोट ना करें, अभी एंट्री गलत नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा होगा ऑन द ड्यू डेट्स ऑल द बिल्स वर ड्यूली मेट बाय गिल्ड। डिसऑनर एक भी बिल नहीं हुआ सर, सभी की पेमेंट आ गई है। द बैंक सेंट द कलेक्शन एडवाइस फॉर द थर्ड बिल आफ्टर डिडक्टिंग 150 रुपीज एज कलेक्शन जज। मैंने आपको बहुत डिस्कस की थी बात कि जो बैंक सर्विस देता है ये अगर हमारा जो है स्पेशल अकाउंट है, प्रिविलेज अकाउंट है, उसके अंदर सर्विस फ्री होती है ये वाली, और हमारा अगर नॉर्मल अकाउंट है, रेगुलर अकाउंट है, उसमें चार्जेबल होती है फीस। जैसे प्राइवेट बैंक सारी फैसिलिटी देते हैं, मान लीजिए आपको कैश जमा करना है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक में कॉल कीजिए, वहाँ से एग्जीक्यूटिव आएगा, आपसे कैश लेगा, डिपॉजिट स्लिप भरेगा और कैश ले जाएगा। या विड्रॉ करना है उसमें भी फैसिलिटी। डीडी बनवाना है आपको, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर दीजिए डीडी के लिए वेबसाइट पर, डीडी घर पे आ जाएगा, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है बैंक। तो बैंक सारी ही फैसिलिटी देता है, बस चार्जेबल होती है। किसी के लिए किसी चार्जेबल नहीं, किसी के लिए फ्री सर्विस है। जैसे फैमिली अकाउंट खुलता है, कोई फैमिली इकट्ठे अगर आकर के 3-4 लोगों का अकाउंट खोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सर्विस मिलती है, क्योंकि बैंक को सीधे 4 कस्टमर मिलते हैं एक साथ। चलिए, तो ड्यू डेट पर सर एंट्री कब नहीं होती? ड्यू डेट पर एंट्री कब नहीं होती बीआर वाले के यहाँ? सर जब एंडोर्स कर दिया जाए या डिस्काउंट। बिल्कुल सर, जब हम बीआर हमारे पास है नहीं, बेसिकली एंडोर्स कर दिया हमने इस केस में बीआर, पहले वाला बिल हमने एंडोर्स कर दिया, हमारे पास बीआर है नहीं, तो एंट्री करेगा कौन? पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला। बताइए फर्स्ट बिल के केस में कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? मिस्टर जैन जाएगा गेट के पास पैसे लेने के लिए, और मिस्टर गेट ने पैसे दे दिए, तो गेट एंट्री करेगा पैसे देने की, मिस्टर जैन एंट्री करेंगे पैसे लेने की, कोई एंट्री नहीं करनी है ड्यू को। सेकंड बिल पर आते हैं। सेकंड बिल हमने बैंक को पकड़ा दिया डिस्काउंट करवा करके, कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? बैंक ले जाएगा मिस्टर गेट से पैसे लेने के लिए, और मिस्टर गेट ने पैसे दे दिए, तो बैंक एंट्री करेगा पैसे लेने की, गेट एंट्री करेगा पैसे देने की। हम बीआर वाले हमें कोई एंट्री नहीं करते, हमें ना पैसे लेने ना पैसे देने, डिसऑनर होता तो एंट्री करते। थर्ड बिल पर आता है। थर्ड बिल हमने बैंक के पास रखवाया था कि पैसे ला करके हमारे अकाउंट में डाल देना, और पैसे मिल गए, तो बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डालेगा, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो एंट्री होगी। अब ये चीज नोटिस करो कि इन तीनों केसेस में, इन तीनों बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट पर एंट्री सिर्फ एक ही केस में होगी, तीसरे वाले केस में। ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं आप? अगर डिसऑनर हो जाता तो तीनों केसों में एंट्री होती। डिसऑनर अगर हो जाता तो एंट्री होती तीनों केसों में। भाई ये मिस्टर जैन बोलता तो उसका बीआर पकड़ा दिया, पैसे नहीं दे रहा है, तो हम एंट्री करते भाई इससे लेने हैं, इसको देने हैं। बैंक बोलता कि इसका बीआर पकड़ा दिया, बैंक से पैसे कट जाते, फिर एंट्री होती। बिना पेमेंट हो गई है तो कोई एंट्री नहीं होगी फर्स्ट और सेकंड बिल की ड्यू डेट पर। बिल एंड कलेक्शन में तो ड्यू डेट में एंट्री होगी ही होगी, चाहे पैसे मिले चाहे पैसे ना मिले। सही। थर्ड बिल की सर मैच्योरिटी पर क्या एंट्री होगी? अब क्या कौन आ रहा है रिपोर्ट पर? आपको ड्यू डेट भी लिखनी है, एंट्री भी लिखनी है, अमाउंट भी लिखनी है। कोई नहीं आ रहा? आ जाइए। बाकी सब अपने पास कॉपी में पहले से रखे हैं करके एंट्री, यहाँ पर लिखे हुए तो है ना। फरवरी में सर बिल बना था ये, और 3 महीने का बिल है। फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, तो मई का मंथ आएगा सर। और 1 तारीख में आप 3 दिन जोड़ोगे तो 4 तारीख आएगी। 4th ऑफ मई ये हुई ड्यू डेट चौथे बिल की, तो तीसरे बिल। बैंक नाम की एसेट इंक्रीज हो जाएगी। ये स्पेशल क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन अब तक का जिसमें बिल सेंड फॉर कलेक्शन में चार्जेस लगे हुए हैं। कलेक्शन चार्जेस ये हमारा एक्सपेंस हो गया। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसी नाम से हमने अकाउंट ओपन किया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसी नाम से अकाउंट ओपन किया था, वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 18,000 रुपए का बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज हो गया। 150 रुपए चार्जेस लगे, तो बेसिकली हमारे अकाउंट में जो पैसा आया वो पैसा आया 1785।
ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। गेट पर आते हैं जी, गेट के पास। गेट में एंट्री क्या करनी है सर? सर BP 1 BP1 डेबिट, डेबिट 2 डेबिट। सर तीनों एंट्री सेम होनी है, बस 1 2 3 बदलना है। इसको तीनों केस में बीपी के पैसे दिए हैं इसने, बीपी डेबिट टू कैश, बीपी डेबिट टू कैश, बीपी डेबिट टू कैश, ये एंट्री 3 बार होनी है। फर्स्ट केस में भी इसने पैसे दिए हैं, सेकंड केस में भी पैसे दिए हैं, और थर्ड केस में भी पैसे दिए हैं। सेकंड और थर्ड केस में क्योंकि पेमेंट बैंक को हो रही है, तो यहां हम कैश की जगह बस बैंक लिख देंगे। बीपी टू डेबिट टू बैंक। बिजनेसेस में जितनी पेमेंट होती है वो बैंक के थ्रू ही होती है, एज अ प्रूफ कि हमने पेमेंट करी। 99% से ज्यादा पेमेंट जो बिजनेस में होती है। सारा काम अगर कच्चे में है, बिजनेस इस टाइप का है, तो बात अलग है। अदरवाइज 99% ज्यादा पेमेंट जो होती है वो अकाउंट के थ्रू ही होती है, चेक या सीधा अकाउंट ट्रांसफर, एज अ प्रूफ कि हमने पेमेंट कर दी। हम दोबारा पेमेंट ना होती। पहला बिल है सर 30,000 का, दूसरा बिल है 24,000 का, और तीसरा बिल है 18,000 का। एक महीने ऐड करते जाऊं, 4 मार्च, 4 अप्रैल और 4 मई। फर्स्ट बिल 1 महीने का, सेकंड बिल 2 महीने का, और थर्ड बिल 3 महीने। देखो ये वाली एंट्री में नोट करने से क्यों रुकवाई थी? मान लेते हैं इस क्वेश्चन में सर डिसोनर वाला केस है, तीनों के तीनों बिल डिसोनर हो गए, तो इस वाली एंट्री से पहले डिसोनर होने की एंट्री होती है। क्योंकि देखो थर्ड बिल जो है वो बैंक में भिजवाया कब है हमने? 30 अप्रैल को, और उससे पहले 4 मार्च को बिल डिसोनर हो गया। उसके बाद फिर सेकंड बिल डिसोनर होने की एंट्री होती 4 अप्रैल को, फिर उसके बाद इसका नंबर आता, फिर उसका नंबर आता। तो डिसोनर के केस में सिक्वेंसिंग बदल जाती है, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री जितनी भी करनी होती है वो डेट वाइज करनी होती है, या क्वेश्चन कर चुके हैं टर्म वन में बहुत सारे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्रीज में। मतलब जो इवेंट पहले हैपन हो रहा है उसको पहले रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर एक चीज सिखाते हैं जी, कि जब पेमेंट कोई पर्सन करता है, मान लीजिए मुझे किसी से पैसे लेने हैं मई 2015 के, मई 2018 के, मई 2020 के, 1 लाख, 2 लाख और सपोज 3 लाख। अब 2021 में मान लीजिए मुझे वो 1 लाख रुपए दे गया पर्सन, मतलब मैंने इस डेट में ना उसको सामान बेचा था, अपने कस्टमर को सामान बेचा था, इसको 1 लाख का सामान बेचा था इस डेट पर, सेम पर्सन को 2 लाख का सामान बेचा इस डेट पर, सेम पर्सन को 3 लाख का सामान बेचा इस डेट पर, और अब वो मुझे 1 लाख रुपए दे करके गया। तो पैसे देने वाले का राइट है कि वो पेमेंट कौन से बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करा। ये पैसे देने वाले का राइट है, वो बोले मेरा इस वाले बिल के अगेंस्ट पेमेंट एडजस्ट करना जी, मेरा ये वाला बिल 2 लाख का रह गया, या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ये उसके ऑप्शन पर। अगर वो कुछ मेंशन नहीं करता, पैसे देते टाइम अगर वो कुछ नहीं बताता, तो इसके सेट ऑफ किया जाता है टाइम के हिसाब से। पुराने वाला बिल पहले एडजस्ट किया जाता है। पुराना बिल है जी 1 लाख का, पुराना बिल जी 1 लाख का है, तो टाइम के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है इसको, तो इससे 1 लाख वाले में एडजस्ट किया जाएगा। तो को टाइम से हिसाब से एडजस्ट करने में फायदा एक और है, 3 साल पुराना बिल है, अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो पैसे मिलेंगे नहीं। आपसे डिस्कस हुई थी पहले ये बात कि हमारे पास लीगली 3 साल पुराने डेट के पैसे लेने का राइट नहीं होता कोर्ट में। अगर कोर्ट में हम जाते हैं और 3 साल पुराना हमने किसी से पैसे लेने थे 3 साल पहले, अब तक उसने दिए नहीं, तो कोर्ट भी नहीं दिलवाएगा। 3 साल तक हमारे पास राइट है, चाहे 3 साल खत्म होने से 1 महीना पहले केस करो, अब वो केस कितने साल चलता है तो ठीक है। तो ये इस बिल को देखो बने हुए 6 साल हो गए करीब, तो लीगली हम मांग नहीं सकते थे, तो मतलब मिल गए, तुमने पुराने वाले में एडजस्ट कर ली, ये हमारा पैसा बच गया। बात मैंने समझाई, ये बात क्रोनोलॉजिकल क्या है, टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना क्या है, ये चीज दिमाग में फिट करने के लिए वाला मैंने एग्जांपल डिस्कस किया है आप लोग। चलिए बढ़ते हैं थ्योरी में जी। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू द रिसीवर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव कर रहा है सर वो बीआर वाला होता है, लिख लीजिए, तो लिखा हुआ है ना रिसीव, अंडरलाइन कीजिए, रिसीवर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज।
रिसीवर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको अंडरलाइन लिख लीजिए, BR वाला लिख लो, कोई बात नहीं, एग्जाम में लिख रहा है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करता है वो BR वाला, क्या ऑप्शन होता है उसके पास? रिटेन करके रखे, अपने पास ही रखे, डिस्काउंटिंग करवा ले, एंडोर्समेंट कर दे, एक और ऑप्शन होता है कलेक्शन, है ना, सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक में कलेक्शन के लिए भेज। कोई चार्जेस लिखी हुई है जी। क्वेश्चन नंबर 2, डेज ऑफ ग्रेस का मतलब क्या होता है? ये एक्स्ट्रा 3 दिन दिए जाते हैं, जितना भी टाइम लिखा होता है उसमें, सही है, ये लिखा हुआ इसका मीनिंग। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? कि पेमेंट नहीं हुई, इज नॉट पेड ऑन मैच्योरिटी। बिल एट साइट, थ्योरी में सर इनवर्टेड क्वेश्चन नहीं था इसका। सर जब हम सामान उधार में बेचते हैं किसी को, तो इन जनरल तो ट्रेंड बना होता है कि 3 महीने का उधार है या 2 महीने का उधार है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि टाइम मेंशन ही नहीं करा, हमने सामान बेच दिया, उसके बाद पैसे उस तक कल हो तो कल दे जाए, 1 महीने बाद तो 1 महीने बाद, 2 महीने तो 2 महीने बाद, टाइम मेंशन ही नहीं। इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। मतलब मैंने उधार सामान बेचा किसी को, वो कहता है जी पैसे दे जाऊंगा मैं, अब मुझे नहीं पता मैं कब दे पाऊंगा, जैसे पेमेंट आएगी मैं दे दूंगा, और उस तक पैसे 10 दिन बाद आ जाए, जो उस तक 2 महीने लग जाए, पैसे आप ही दे दूंगा मैं। तो हमने कहा जी बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दो आप, वो कहते साइन तो मैं कर दूंगा, लेकिन टाइम कैसे मेंशन करवाओगे उसमें आप, क्योंकि मैं टाइम की श्योरिटी नहीं है। लेकिन हमें ट्रस्ट है कि वो मतलब जेन्युइन है, पेमेंट मरेगी नहीं, और हम गुड्स सपोज ऐसे रखे हैं जो हमें बेचना ही है। बहुत बार क्या होता है, सामने वाले पे हमें ट्रस्ट कम लग रहा है, लेकिन गुड्स इस टाइप के जो बिकी नहीं रहे, तुम रिस्क ले लेते हैं, बेच देते हैं, शायद नहीं बिका तो नहीं बिका, या नहीं पैसे आए तो मर गए, पैसे सामान खराब ही हो रहा था रखा हुआ। तो ऐसे केस में टाइम मेंशन नहीं होता उस बिल के अंदर, वो डिमांड बिल कहते हैं उसको। जब वो डिमांड करेगा, जब हम डिमांड करेंगे मतलब उसके पास पैसे होंगे तो वो दे देगा। ये लिखा हुआ है बिल एट साइट। ये साइट वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था इस चैप्टर में, कहाँ पढ़ा था? टॉपिक था ड्यू डेट वाला। उसमें अगर हम साइन, जब एक्सेप्टर बीपी वाला जब साइन करता है, तो अगर वो आफ्टर साइट, ये 2 वर्ड लिख दे आफ्टर साइट, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट की बजाय साइन करने की डेट से, एक्सेप्टेंस की डेट से पीरियड काउंट किया जाता है। अगर आफ्टर साइट ये 2 वर्ड लिख देता है तो। मैंने वहां पढ़ा था आफ्टर साइट, ये आफ्टर साइट नहीं है, ये एट साइट है। जब देखोगे तभी पैसे दे दें, ऑन डिमांड बिल कहते हैं उसमें, ठीक है। तो आफ्टर साइट अलग है, एट साइट अलग है। आफ्टर साइट का मतलब डेज जो पीरियड है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो काउंट होगा एक्सेप्टेंस की डेट से। एट साइट का मतलब पीरियड है ही नहीं, ऑन डिमांड बिल है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, जैसे आप सबने सुना है जी। अब वो टर्म लोन नहीं, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली लोन लेते हैं उसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 5 साल का है कि 10 साल का है। बैंक ओडी में टाइम फिक्स नहीं होता, इसलिए उसे डिमांड लोन भी कहते हैं, ऑन डिमांड लोन। मतलब बैंक ओडी में क्या होता है, मेरे पास 2 लाख रुपए आज आ गए, आज खत्म कर दूंगा मैं लोन, पैसे नहीं है 6 महीने खत्म नहीं करा, उसे कहते हैं ऑन डिमांड। पता नहीं बिल एट साइट में, बिल एट साइट मींस द बिल इन व्हिच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड, इट इज पेएबल ऑन डिमांड, जब प्रेजेंट किया गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रॉमिसरी नोट, इन दो वर्ड में डिफरेंस देख रहे हैं जी। उससे पहले कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जो शॉपकीपर है, जो सेल करने वाला है, और एक दूसरी तरफ कस्टमर है। शॉपकीपर के लिए वो BR कहलाएगा, उसे पैसे लेने हैं, कस्टमर के लिए BP कहलाएगा, उसे पैसे देने हैं। बिल वो बनाएगा तो वो ड्रॉवर हुआ, बनाया जा रहा है उस पर तो वो ड्रॉ ही हुआ। ये पेयर पे क्या है सीखेंगे अभी। तो पेयर जो पैसे देता है, पे जो पैसे लेता है, पेयर जो पैसे देता है, BP वाला पैसे देगा, पेई जिसको पे किया जा रहा है, मतलब पेई और रिसीवर एक ही बात हो गई। पेई वर्ड और रिसीवर वर्ड एक ही बात हो गई। जैसे ट्रेनिंग के केस में जो ट्रेनिंग दे रहा है वो ट्रेनर, और जिसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है उसको ट्रेनिंग कहते हैं उसको, जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसी पेमेंट जो दे रहा है वो पेयर, पेमेंट जिसको दी जा रही है वो पे। तो पे और रिसीवर एक ही बात हो गई। अब लिख लीजिए पे के बराबर में रिसीवर, तो ऑब्लिक करके लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो। क्रेडिटर डेटर, समझ पा रहे हैं? सेलर जो होता है वो क्रेडिटर हो गया, मतलब डेटर उसको बुलाएगा क्रेडिटर, पैसे देने हैं उसको, मतलब क्रेडिटर को पैसे मिलते हैं, डेटर पैसे देता है। शॉप जो BR वाला उसके एक्सपेंस कौन कौन से हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंस है उसके लिए, क्योंकि वो बैंक से डिस्काउंट कराता है। कस्ट BP वाले के लिए नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो।
रिबेट वर्ड कब लिखते हैं सर इस चैप्टर के अंदर हम? जब रिटायरमेंट वाले केस में, जब रिबेट से पहले पेमेंट हो जाती है उस केस में रिबेट लिखते हैं। तो पहले पेमेंट दे रहा है बीपी वाला, उसको रिबेट मिलेगा, उसके लिए इनकम है। बीआर वाला जल्दी पेमेंट ले रहा है इसलिए वो रिबेट देगा, उसके लिए एक्सपेंस है। तो रिबेट इसके लिए एक्सपेंस है, उसके लिए इनकम। इंटरेस्ट वर्ड इस चैप्टर के अंदर कब पढ़ा हमने? रिन्यूअल ऑफ बिल। जब मैच्योरिटी पर पेमेंट नहीं होती उसके अगेंस्ट एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, तब इंटरेस्ट वर्ड आता है। तो बीपी वाले ने एक्सटेंड करवाया है पीरियड, इसलिए वो इंटरेस्ट पे करेगा, उसके लिए एक्सपेंस है। बीआर वाले की पेमेंट डिले हो गई, उसको पैसे बाद में मिलेंगे तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसके लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट इनकम है शॉपकीपर के लिए, बीआर वाले के लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस है कस्टमर के लिए, बीपी वाले के लिए। थोड़ा रिवीजन में आपको ध्यान रहेगा ये कि हाँ ये वर्ड ये वाला पर्सन यूज करता है, ये वाले टर्म ये वाला पर्सन यूज करता है। डिफरेंस बता रहे हैं सर हम, बिल ऑफ एक्सचेंज और एक प्रोमिसरी नोट। ध्यान से देखिए जी, एक पेपर में मैं लिख करके देता हूँ किसी को कि आप पेमेंट करो, तो उनको देता हूँ मैं कि मैं आई ऑर्डर यू टू पे दिस अमाउंट, और आप साइन करके दे देते हैं, दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट में क्या है कि मैं कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा, भाई आप खुद ही साइन करके खुद ही पेपर बनाओ। तो अभी अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? आई प्रॉमिस टू पे। तो हमारी बात दो अकाउंटिंग एंट्री में कोई चेंज नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, हम थ्योरेटिकली सीख रहे हैं बस ये चीज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रोमिसरी नोट क्या है, सिर्फ थ्योरी पर्पस से हम इस चीज को सीख रहे हैं। जर्नल एंट्रीज में हम बीआर ही लिखते हैं और बीपी ही लिखते हैं दोनों केसों में। मतलब मैं शॉपकीपर हूं और मुझे प्रोमिसरी नोट मिला है तो भी मैं बीआर डेबिट करूंगा, या बिल ऑफ एक्सचेंज है तो भी मैं बीआर डेबिट करूंगा, और ये बीपी क्रेडिट करेंगे, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है चाहे प्रोमिसरी नोट है। एंट्रीज में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक्ट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इसके हिसाब से दोनों में थ्योरेटिकली कुछ छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, तो इस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। सिर्फ इसी पर्पस से इसको डिस्कस करना है। फिर बताता हूं कि मैंने इनसे पैसे लेने हैं, रिटर्न में लिखवाना है। तो एक तरीका ये है कि मैं एक पेपर पे पहले लिख दूं, आई ऑर्डर आरुष टू पे दिस अमाउंट बाय दिस डेट, और ये आके एक्सेप्ट करेंगे, साइन करेंगे, तो ये हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकंड केस में कि खुद ही पेपर बना कर लिखते हैं, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट बाय दिस डेट, और साइन कर देते हैं, तो दिस इज अ केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। क्लियर हो गई जी बात? तो जब भी कोई पर्सन ये प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। किसी के पास उसने नोट रखा है, करेंसी नोट जो होता है 50, 100, 500 रुपए कोई नोट रखा हो, निकाले और पढ़ें एक बार उसके अंदर क्या लिखा हुआ। निकाले और पढ़ने के बाद जिसके पास हो, मेरे पास नहीं है। पढ़ा जी? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 50 रुपीज, और गवर्नर के साइन है, गवर्नर मिला सबको? तो ये एग्जांपल हुआ जी प्रॉमिसरी नोट का। ये गवर्नर ने साइन करके दे रखे हैं प्रॉमिसरी नोट। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरे पास आरुष का साइन किया हुआ प्रॉमिसरी नोट है, ठीक? तो मैं इनके पास जब प्रॉमिसरी नोट लेकर के जाऊंगा मैच्योरिटी पर, तो ये मुझे क्या देंगे? इतना अमाउंट लिखा हो उतने पैसे देंगे मेरे को। अब सुनिए, अब ये जो आरबीआई गवर्नर ने साइन करके दिया हुआ है 500 रुपए का सपोज प्रॉमिसरी नोट, और अब ये प्रॉमिसरी नोट 500 रुपए का जो नोट है, ये प्रॉमिसरी नोट है, ये मैं आरबीआई के पास जाता हूं गवर्नर के पास लेकर के, तो वो मुझे क्या देगा? बताइए, सोचिए। क्वेश्चन दोबारा समझता हूं, दोबारा बताता हूं। मैं किसी पर्सन से, मान लीजिए आरुष से मैंने प्रॉमिसरी नोट लिया है, तो मैच्योरिटी पर मैं इनके पास जाऊंगा और बदले में ये मुझे पैसे देंगे, चाहे चेक दें, चाहे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करें, चाहे मुझे कैश दें, ठीक? अब सेकंड क्वेश्चन कि यही बिल ऑफ एक्सचेंज जो प्रॉमिसरी नोट है वो आरबीआई गवर्नर का साइन किया हुआ है, मैं आरबीआई गवर्नर को जाकर के दे देता हूं, तो वो मुझे क्या देगा बदले? जितना अमाउंट होगा मैं तो 500 नोट ही दे रहा हूं उसको, तो मुझे क्या देगा बदले में? कुछ भी नहीं। तो सर वो प्रॉमिसरी नोट की वैल्यू क्या रही? मीनिंगलेस हो गया वो तो। सर 500 रुपए में जितने भी जो मतलब आइटम होती है, 500 रुपए की तो आपके पास है तो वो ले लें। तो फिर वैल्यू क्या रही प्रॉमिसरी नोट की? अगर कुछ भी नहीं देगा वो, साइन की वैल्यू क्या रही उसकी? सर अगर वो नहीं चलता फिर वो, अगर वो साइन ना करता तो चलता ही ना सर।
यस सर तो साइन नहीं करता तो नहीं चलता, लेकिन अब साइन मतलब एक तरह से वो साइन किया जा रहा है, उसको पता है मेरे पास तो कोई आना नहीं, उसमें साइन करते रहे फिर तो। सुनिए जी, इसका आंसर ये है कि बदले में वो मुझे 1-1 रुपए के 500 कॉइन देगा, वाइन देगा 1-1 रुपए के 500 कॉइन देगा। इसके पीछे लॉजिक सुनिए जी, ये आपने पढ़ा है जी, बहुत पहले के टाइम पे एक्सचेंज सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम होता था, उसके बाद फिर जो करेंसी है वो गोल्ड कॉइन आती थी, ठीक। उसके बाद फिर चेंज होकर के जो करेंसी जो कॉइन है फिर ये वाली करेंसी आई। उसके बाद जब पेपर करेंसी लॉन्च की गई तो किसी पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा। पेपर करेंसी लॉन्च होने के बाद सिटीजन ऑफ एवरी कंट्री किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं करा। तो वजह पता क्या होती है, जैसे एक्सचेंज सिस्टम सही, बार्टर सिस्टम, कि भैया मैंने अपनी आइटम दे दी, बदले में आप इक्विवेलेंट आइटम दे, तो मेरे पास तो आइटम आ गई, मैं तसल्ली से मैं टेंशन फ्री हूं कि हाँ ये आइटम मेरे पास। गोल्ड की वैल्यू अच्छी खासी है सर, ये जो है लिमिटेड जो है इसकी वैल्यू है, लिमिटेड इसका स्टॉक है कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो इसकी वैल्यू है अच्छी खासी। तो अगर बदले में मुझे ये मिल रहा है तो भी मैं अपनी कोई चीज़ देने को तैयार हूं। लेकिन सोचिए मैं किसी को कोई सामान दे दूं अपना और बदले में मुझे सिर्फ वो कागज दे दे और वो कागज मतलब ना चले या कुछ दिक्कत हो जाए, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा लोगों ने। इसीलिए बदले में ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो करेंसी लॉन्च की जाएगी वो प्रोमिसरी नोट के थ्रू लॉन्च की जाएगी, कि आपको कह रहे हैं कि आपको जो स्टील की जो करेंसी जो कॉइन्स मिल रहे थे आप वो लो, आप पेपर हम दे रहे हैं आपको, पेपर एक्सेप्ट करो, अगर आप पेपर आपका कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा हमारे पास लेकर आपको कॉइन्स दे देंगे। तो जो स्टील के जो कॉइन होते हैं उसको पिला करके उसकी वैल्यू निकल सकती है इतनी ज्यादा कि उसके 1 रुपए के बराबर आ जाएगी। तो 500 में एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके बाद लेके जाऊंगा, मुझे 500 कॉइन मिल जाएंगे, उसको मेल्ट करके इतनी वैल्यू उसकी वर्थ है, तो अब फिर एक्सेप्टेबल चीज उसकी स्टार्ट हुई बननी। तो ये कॉन्सेप्ट है जी प्रोमिसरी नोट के पीछे, करेंसी के पीछे। ये सारे कॉन्सेप्ट नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे आप लोग ग्रेजुएशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है प्रोमिसरी नोट। पहला ड्रॉवर। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में सर बिल ड्रॉ कौन कर रहा है, जिसको पैसे लेने हैं, बीआर वाला, द क्रेडिटर इज द ड्रॉ। प्रोमिसरी नोट के केस में जो पैसा देने वाला वही साइन करके देता कि मैं प्रॉमिस करता हूं, डेटर इज द ड्रॉ। ऑर्डर एंड प्रॉमिस। बिल ऑफ एक्सचेंज तो ऑर्डर है, मैं ऑर्डर दे रहा हूं आपको कि आप पैसे दोगे, और प्रोमिसरी नोट क्या कि प्रॉमिस है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पैसे दूंगा। सही है। एक्सेप्टेंस, जब मैं किसी को ऑर्डर दूंगा तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, वरना उसके बिना वो इनवैलिड है। प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस चाहिए नहीं। फॉर एग्जांपल भाई मैं अब कोई अपनी चीज आपके नाम करता हूं तो आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए नहीं मेरे को, मैं प्रॉमिस आपको दे रहा हूं अगर मैं कोई चीज, ठीक, उसके इसमें आपकी एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप सामान बेच दो मेरे को, आई ऑर्डर यू टू सेल मी, तो आपको एक्सेप्टेंस चाहिए ना, तुम्हारी बात। तो ऑर्डर के केस में एक्सेप्टेंस चाहिए, प्रोमिसरी नोट के केस में नहीं चाहिए। सामने वाला खुद ही साइन करके दे रहा है कि मैं पैसे दूंगा, तो मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए कि हाँ मैं पैसे ले लूंगा, तुम्हारी बात। पार्टीज, ये डांस करने वाली पार्टी नहीं है, पर्सन वाली पार्टी। इट हैज 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉइंग और पे। तो 3 लोग कैसे हो गए भाई, मैं सामान बेचने वाला हूं, मैंने सामान बेचा तो मैं ड्रॉवर हूं और ये पैसे देंगे, ये ड्रॉइंग है। तीसरा पर्सन कहां से आ गया? एंडोर्समेंट के केस में सर तीसरा पर्सन आ जाता है, डिस्काउंटिंग के केस में तीसरा पर्सन आ जाता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में तीसरा पर्सन आ जाता है। सर 3 पर्सन इसलिए बोले जा रहा है। तीसरा पर्सन हो गया जी पे, जो पैसे रिसीव करेगा, मैंने लिखा भी हुआ पे बराबर रिसीवर, लिखा भी मैंने यहाँ पर। ड्रॉवर एंड पे विल बी सेम इन केस ऑफ रिटेंशन, सही लिखा है बात। अगर मैं बिल अपने पास ही रिटेन करके रखता हूं तो ड्रॉवर भी मैं और पे भी मैं, मतलब पैसे रिसीव भी मैं करूंगा। एंडोर्स कर देता हूं, तो जिसको एंडोर्स करा है वो पैसा रिसीव करेगा, पे वो बन जाएगा। अच्छा, ड्रॉइंग और पेयर दोनों सेम है? नो सर। हाँ, ड्रॉइंग मतलब जिस पर बिल ड्रॉ किया गया वो वही पे करेगा, ड्रॉइंग और पेयर। समझ आ रही है बात? ड्रॉइंग मतलब जिस पर बिल ड्रॉ किया गया, मैंने सामान बेचा है इनको, तो मैं इन पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करूंगा, मैं ड्रॉवर हूं, ये ड्रॉइंग बीपी वाला है, ड्रॉइंग, ठीक, और वही पैसा देता है, पेयर भी वही है। तो ड्रॉइंग और पेयर सेम है। इसमें लिखा है 2 ही पार्टी हैं, प्रोमिसर और पे। टेक्निकली यही 2 वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोमिसर के केस में, थ्योरेटिकल बताया था मैंने। प्रोमिसर मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, जो ड्रॉवर है, जो पेयर है, जो डेटर है। 4 बार लिखा मैंने इस चीज को, ये रिमाइंड कराने के लिए कि किस पर्सन के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया। सर इसमें मिस्टेक है, इसमें ड्रॉवर लिखा है, ड्रॉइंग होना चाहिए था।
क्यों? सही लिखा बिल्कुल। सर प्रॉमिसरी नोट में। प्रॉमिसरी नोट के केस में ड्रॉइंग होता ही नहीं, जिसने पैसे देने वही बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके देता, वही ड्रॉवर है, ड्रॉइंग कोई होता ही नहीं। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि मैं इनको ऑर्डर दे रहा हूं तो मैं इन पर बिल ड्रॉ करता हूं, ठीक। तो प्रॉमिसरी नोट में ये ना मेरे पे बिल ड्रॉ करना है, तो बस प्रॉमिस करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं दे दूंगा, ठीक है। तो ड्रॉवर है, ड्रॉइंग है प्रॉमिसरी नोट में, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ प्रॉमिसरी नोट में। आगे लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर अराइजेस ओनली इफ एक्सेप्टर डज नॉट पे। सर बीआर मैंने इनसे लिया है, मैं ड्रॉवर हूं, मेरी तो लायबिलिटी है, मेरे को तो पैसे लेने हैं इनसे, मैं तो बीआर वाला हूं, पैसे लेने हैं इनसे, देने तो है नहीं, लायबिलिटी तो कोई है नहीं। लेकिन अगर मैंने किसी को एंडोर्स कर दिया और उन्होंने पेमेंट नहीं दी तो लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो लायबिलिटी सिर्फ तभी जनरेट होगी ड्रॉवर की अगर एक्सेप्टर टाइम पर ना दे। प्रोमिसर हैज द प्राइमरी लायबिलिटी नहीं की है। नोटिंग चार्जेस एंड प्रोटेस्टिंग, इन केस ऑफ डिसऑनर इट वुड बी बेटर टू गेट इट नोटेड फॉर नॉन पेमेंट, इन दिस केस नोटिंग इज नेसेसरी। बस लॉ के रूल्स हैं सर, प्रॉमिसरी नोट के केस में कंपलसरी किया हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एडवाइजरी किया हुआ है। आपने जैसे पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज के अंदर, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है लेकिन एडवाइजेबल है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो कुछ चीज लॉ के हिसाब से, नीड के हिसाब से कुछ चीजें कंपलसरी की जाती हैं, रिकमेंडेटरी होती हैं। कॉपीज इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स 3 कॉपी बनाई जाएंगी, अदरवाइज एक ही कॉपी बनती है, और प्रॉमिसरी नोट के केस में हमेशा एक ही कॉपी बनती है, बेसिकली जो बीआर वाला उसके पास रखी जाएगी। स्टैम्प द बिल पेबल ऑन डिमांड, जो डिमांड वाला बिल क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, एट साइट, जिसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता, वो वाला बिल, उस बिल में स्टैंपिंग नहीं चाहिए होती, अदरवाइज स्टैंपिंग जरूरी है, और प्रॉमिसरी नोट के केस में हमेशा स्टैंपिंग चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल जो है रूल्स हैं इनके अगेंस्ट कि किसमें क्या फॉर्मेलिटी है, इसे थ्योरेटिकल ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए जी, डिसऑनर ऑफ अ बिल और एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, इससे आप क्या समझते हैं? पहला है डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल मींस अ सिचुएशन व्हेन द एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको ड्रॉई कह लो, पेयर कह लो जो पैसे देने वाला है, डेटर कह लो जो कस्टमर है, ऑफ द बिल रिफ्यूजेस, वो नहीं देता पैसे, और इज अनेबल टू पे, पैसे देने के लिए है ही नहीं उसके पास। In such a case, the holder of the bill can recover the amount from the drawer, recover कर सकता है जी ड्रॉवर से, or any of the previous endorsers, जो मतलब होल्डर ऑफ द बिल मतलब जिसके पास मैच्योरिटी के टाइम बिल, वो बैंक हो सकता है अगर डिस्काउंट कराया था, वो एंडोर्सी हो सकता है जिसको एंडोर्स किया गया था। तो होल्डर जो है वो अपने पिछले वाले पर्सन से पैसे डिमांड कर सकता है। द होल्डर ऑफ द बिल मे प्रेजेंट द बिल थ्रू अ नोटरी पब्लिक, डिस्कस हुआ था इस बारे में, नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करानी होती है, वो कुछ चार्जेस भी लेते हैं, एंड गेट द बिल ऑफ द बिल नोटेड, उसके रजिस्टर में नोट कर लेते हैं उसको। इट इज टू बी नोटेड दैट, कोई भी लीगल काम होता है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो नोटरी पब्लिक के पास जाके उसकी नोटिंग करवाएंगे, वो अपने रजिस्टर में नोट करेगा, कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है उसकी, प्रॉपर्टी सिस्टम अपडेट हो गया क्योंकि फेक फ्रॉड वगैरह ज्यादा होने लग गया था कि अगर किसी यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो वहां पर जाकर के एसडीएम ऑफिस जाकर के वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी कि मैं भाई इसको सामान बेच रहा हूँ, ये बोलेगा पर्सन अपने उस आवाज में बेच रहा हूँ, कितने अमाउंट में बेच रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, और फोटो वगैरह क्लिक की जाएगी, वो भी उसमें फाइल में अपना ऐड की जाएगी, रजिस्टर में नोटिंग की जाएगी, सीडी बना करके उसको सेव किया जाता है उसी फाइल के साथ, प्रॉपर सारी फॉर्मेलिटी इसीलिए बनाई हुई है ताकि फ्रॉड वगैरह केस ना हो, कल को अपनी बात में पलट ना जाए। प्रॉपर्टी के केस में क्या होने लग गया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी और पता लगा वो प्रॉपर्टी सेलर ने 4 लोगों को बेची, एक ही प्रॉपर्टी 4 लोगों को बेची, तो ऐसे केस में बहुत फ्रॉड होने लग जाते हैं। तो जब भी वो फर्स्ट टाइम बेचेगा, रिकॉर्डिंग वगैरह सारी हो जाएगी, तो सेकंड पर्सन को जिसको बेची उसको प्रॉपर्टी देखो मिल पाएगी। अब बेसिकली वो 4 लोग लड़ रहे होंगे कि भाई नहीं मेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार, तो वो 4 लोग अगेन कोर्ट में जाएंगे, वहां से सीडी निकाली जाएगी कि भाई किसको इसने बेची थी, और जिसको मतलब फर्स्ट टाइम बेची थी वो रियल ओनर रहेगा, जो उनकी आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। It is to be noted that although it is important but not necessary to present the bill, ऊपर मैंने पढ़ा था जी, है ना, ऑप्शनल, रिकमेंडेटरी है, लिखा था ना ऊपर वाले केस में। इन सच केसेस ऑफ कोर्स नोटिंग चार्जेस आर नॉट पेड, नोटरी नहीं कराएंगे तो नोटिंग चार्जेस नहीं देने। बेसिकली क्या होता है कि जानकार पर्सन है तो नोटरी की जरूरत नहीं है, हम पेमेंट ले लेंगे उससे, हमें लगता है कि भाई जानकारी नहीं है और पैसे मरने का डर है तो वो पर्सन नोटिंग कराए। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, when the holder of the bill
ट्रांसफर्स द बिल टू द थर्ड पार्टी, किसी और पर्सन को वो बिल एंडोर्स कर देता है, द बिल इज सेड टू हैव बीन एंडोर्स्ड और नेगोशिएटेड, बिल एंडोर्स हो गया ऐसा माना जाएगा। नेगोशिएट वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नेगोशिएशन में ना बार्गेनिंग होती है, यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा हुआ था, वो नेगोशिएटेड वर्ड होती है। The term endorsement or negotiation means the transfer of a bill of exchange or a promissory note to another person. The person who endorse the instrument, negotiable instrument act, तो instrument एक है ना, एक साधन है हम ट्रांजैक्शन करने का, चेक भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ही आता है, और करेंसी नोट भी, बिल ऑफ एक्सचेंज भी, प्रोमिसरी नोट भी, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंट बोला हुआ। Endorses the instrument is called endorser. The person to whom the instrument is endorsed, मतलब मिस्टर एड्यू ने मिस्टर जैन को एंडोर्स किया, तो ये कौन कहलाएंगे? एंडोर्सर, जो एंडोर्स करता है, और ये कौन कहलाएंगे? एंडोर्सी। सिंपल सी बात, जो काम करता है उसके लैंड में आर लग जाता है, ई आर, और जिस पर काम किया जाता है डबल ई। The person to whom the instrument is endorsed is called endorsee. बिल एंट्री दे रखी है जी ड्रॉवर के केस में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और पर्सन रिसीविंग द बिल, क्रेडिटर डेबिट टू बीआर, ये बिल एंडोर्स कर रहा है, तो इसका जो क्रेडिटर है वो लायबिलिटी खत्म हो गई इसकी, और बीआर नाम की एसेट खत्म हो गई। चैप्टर कंप्लीट हो गया जी, आपको बताइए बहुत सारे। वन मार्क वाले क्वेश्चन, पेपर हमारा सब्जेक्टिव है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आने हैं वो वन मार्क वाले ही आएंगे। लॉकडाउन से पहले ही 2 साल पहले से ये ट्रेंड आ चुका था, आप सभी को पता है। पेपर ऑलमोस्ट 20% जो पेपर है, इस 80 मार्क्स का पेपर आता है, तो 20 मार्क्स का उसमें जो पेपर है करीब वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन ही आएंगे। ट्रू फॉल 1 मार्क, इन द बैंक मिला करके, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको अभी करना है, लेकिन 13th क्वेश्चन नंबर 111 पेज पे 13 क्वेश्चन नंबर ये आपको अभी करना है। क्वेश्चन घर से कर लेंगे, डाउट पूछेंगे इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेस्ट का ये है फिलहाल कि मेजॉरिटी बच्चे टेस्ट देने की एक्सेप्टेंस में नहीं है, क्योंकि टर्म 1 के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये बहाना उनके पास स्ट्रॉन्ग बहाना है, टेस्ट लेके दिखाओ। तो फिलहाल अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, अराउंड 15-20 दिसंबर के आसपास सभी के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम टेस्ट का ट्रेंड स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट हर संडे टेस्ट चलते रहेंगे, चैप्टर जितने भी हो चुके हैं टेस्ट हर संडे, एक चैप्टर का टेस्ट संडे लेते रहेंगे हम, तो तब होगा टेस्ट, आपको कुछ टाइम पहले बता दिया जाएगा। बाकी अपना प्रैक्टिस करें, रिवीजन करके तैयार रखें चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली डाउट्स के बाद चैप्टर नया स्टार्ट होगा। चैप्टर की पहली क्लास होगी, इंपॉर्टेंट होगी, क्लास में स्मार्ट मिस कर भी लेते हैं तो रिकॉर्डिंग जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है जी, पी ने गुड्स बेचे हैं क्यू को 2 लाख रुपए के, क्यू ने 60,000 रुपीज तो कैश दे दिया और बैलेंस पर 2% का डिस्काउंट दे दिया, और क्यू ने रिक्वेस्ट करी है कि बिल ड्रॉ कर दिया जाए बैलेंस अमाउंट के लिए। तो अमाउंट जो है, अमाउंट बिल का अमाउंट कितना होगा क्वेश्चन में ये मांगा हुआ है, तो ये तो खैर अमाउंट कैलकुलेट करके आंसर आ गया। प्रैक्टिस के लिए मैं नीचे लिखा हुआ है कि जर्नल एंट्री क्या होगी पी की बुक्स में, जर्नल एंट्री क्या होगी क्यू की बुक्स में, ये आपको बतानी है। ट्राई कीजिए। तो कॉपी पे चेक करता हूँ जी, जिसका हो गया बता दीजिए। आपका एग्जिट पास है, छुट्टी हो चुकी है मेरी।